वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक जो हमारा सीरीज चल रहा था या प्ले लिस्ट में जो सब्जेक्ट चल रहे थे उसमें आज एक हम नया सब्जेक्ट भी चालू करेंगे, एमपी जीके, है ना। तो अब आपके सामने एमपी जीके के भी लेक्चर डेली अपलोड हुआ करेंगे। तो आपको एक नया सब्जेक्ट हमारे साथ क्या करना है, पढ़ना है। जो सर एमपी जीके पढ़ाने वाले हैं उनके बारे में अभी इंट्रोडक्शन आपका आएगा। अभिषेक शुक्ला सर हैं, तो वो आपके सामने आएंगे और अपने बारे में बताएंगे और वही आपको एमपी जीके पढ़ाएंगे। तो जितने भी अभी हाल में एग्जाम आने वाले हैं, जैसे आप देखेंगे जेल प्रहरी, पुलिस, एसआई, एमपीपीएससी, तो एमपी का वेटेज ज्यादा रहता है, इसलिए एमपी की सीरीज अब हम आपके सामने चालू करा रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अभिषेक सर का। आइए सर। तो ये रहे हमारे अभिषेक सर, आप इनसे 2 मिनट रूबरू हो जाइए। ये आप लोग को जान लें, आप लोग इनको भी जान लें, ठीक है। कुछ लोग इनको जानते हुए हैं, इनसे पढ़ चुके हैं पहले, और जो नए कैंडिडेट हैं वो भी इनके बारे में जान लें। तो अभिषेक सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला। मैं आप सबके सामने आपने एक नई सीरीज निर्माण जीएस यूट्यूब में आपके सामने मध्य प्रदेश की एक नई सीरीज लेके उपस्थित हुआ है, जिसमें मैं आपको जो मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है या जो मध्य प्रदेश से संबंधित टॉपिक है उनके बारे में परिचय दूंगा या उनसे क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे साथ में। तो जिसका कि अपन देखते हैं कि जैसे कि आप मध्य प्रदेश के क्वेश्चन देखें, चाहे आप एमपीपीएससी का एग्जाम देख लें या आप एसआई का एग्जाम देख लें, व्यापम के एग्जाम हो, सभी में आजकल लगभग मध्य प्रदेश के क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अपन मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपन बात करेंगे। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अभिषेक शुक्ला हूं और मैंने इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया। उसके उपरांत मैंने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। लगभग 2 बार मैंने एमपीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम निकाला हुआ है और अभी लगभग मेरे पास 2 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप सबके सामने चलिए आप अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें कि अपन मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो दोस्तों, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमको उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और सिलेबस के संदर्भ में अपन सबसे पहले शुरुआती वीडियो में अपन सिलेबस के संदर्भ में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। तो देखते हैं जैसे कि इसमें लगभग मध्य प्रदेश में आपके 20 से 25 टॉपिक महत्वपूर्ण है, जिनमें से अपन सबसे पहला है मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन। अब मध्य प्रदेश का गठन, अब आप इसमें सोचेंगे कि क्या पढ़ना है, तो अपन बताते हैं कि जो मध्य प्रदेश का गठन है, तो अपन इसमें बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ, है ना। स्वतंत्रता के पहले क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, स्वतंत्रता के उपरांत मध्य प्रदेश की क्या स्थिति हुई, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में जिले हैं ये इनका गठन कैसे हुआ, किन जिलों से विभाजित होकर ये अपन नए जिले निर्मित हुए। तो मध्य प्रदेश का गठन, तो इसके बारे में अपन जिलों के संदर्भ में एवं संभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है जो है आपका मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय अंतर्गत अपन देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कितना है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश में जिलों के संदर्भ में, है ना, और मध्य प्रदेश के जिले हो गए, संभाग हो गए, साथ ही साथ आपके मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजकीय प्रतीक हैं और मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक, कितनी तहसीलें हैं, कितनी पंचायतें हैं, कितने नगर निगम हैं, इन सब की जानकारी अपन यहाँ मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यदि बात किया जाए मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आप देखें तो जो मध्य प्रदेश का गठन एवं मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग आप किसी भी एग्जाम को उठा के आप देख लीजिए जिसमें आपके मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित क्वेश्चन एवं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से मिलते हैं, निश्चित ही आपके मिलेंगे। चाहे वो आपका यही पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, है ना, या ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कितना है, या मध्य प्रदेश में जिले कितने। तो यदि महत्वपूर्ण दृष्टि से देखें तो आपके ये दोनों टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है।
जिसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन फंसने की पूरी तरह से संभावना है। फिर इसके बाद देखा जाए तो जो इसके बाद मध्य प्रदेश का आता है भौगोलिक स्वरूप या मध्य प्रदेश का भौतिक मध्य प्रदेश, जिसके बारे में हम अपन अध्ययन करेंगे। या जो भौतिक मध्य प्रदेश है, या तो भौतिक मध्य प्रदेश में आप देखिए कि इसके अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों के साथ साथ अपन इसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश की मृदा, मध्य प्रदेश की कृषि, है ना, मध्य प्रदेश के खनिज भंडार कौन कौन से हैं। तो ये सब सारी चीजें अपन के, या मध्य प्रदेश की नदियां, ये सब सारी चीजें अपन कहां पे अध्ययन करेंगे, भौगोलिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत। जैसे कि आप इसमें देखिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु हो गई, मिट्टी, खनिज संसाधन, नदियां, पर्वत इत्यादि, ये सब सारी चीजें अपन कहां पे अध्ययन करेंगे, भौतिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसी के साथ साथ आपके भौतिक मध्य प्रदेश के बाद अपन का आता है भौतिक मध्य प्रदेश। भौतिक मध्य प्रदेश के उपरांत आप देखिए कि इसके बाद अपन मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक परिदृश्य की यदि बात करें तो राजनीतिक परिदृश्य में मध्य प्रदेश के विधानसभा, लोकसभा सीटें हो गई, और आपकी राज्यसभा सीटें कितनी हैं, कितनी, या इसमें अपन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय स्वशासन इत्यादि, इन सब सारी चीजों की अपन किसके अंतर्गत बात करेंगे, मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत इन सभी चीजों की बात करेंगे। तो ये तो हो गया अपना मध्य प्रदेश का भौगोलिक मध्य प्रदेश, राजनीतिक मध्य प्रदेश। इसके बाद अपन का आता है जो दूसरा सबसे सेकंड पोर्शन में देखें तो जो सेकंड पोर्शन है मध्य प्रदेश का है वो है सांस्कृतिक, यानी कि मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। या जो सांस्कृतिक मध्य प्रदेश है, या सांस्कृतिक मध्य प्रदेश, इसमें अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता है। यदि आप देखें कि संस्कृति की दृष्टि से देखें कि मध्य प्रदेश का जो है 4 भागों में, जैसे कि आपके बुंदेलखंड हो गया, मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, बघेलखंड, इन सब सभी क्षेत्रों में आपके जो चारों क्षेत्र है, इन चारों क्षेत्र में अलग अलग तरह की सांस्कृतिक विविधताएं देखी जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ की भाषा देखिए, भाषा नहीं, बोलिए यहाँ देखिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपके विभिन्न प्रकार की बोलियां हो गए, विभिन्न प्रकार के गीत हो गए, विभिन्न प्रकार के गायन हो गए, विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य हो गए, ये सब सारी आज की यहाँ इन चारों क्षेत्रों में आपके प्रचलित है। तो इन चारों क्षेत्रों में जो प्रचलित ये विविधताएं हैं, इनके संदर्भ में अपन अध्ययन करेंगे कि कौन सा, जैसे कि गायन है किस क्षेत्र में प्रचलित है, कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है, और कौन सा आपके नाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है। ये सब सारी चीजों के बारे में अपन, और इन सब सारी चीजों जैसे कि नाट्य होगा, इनमें अपन के कौन से पहनावा हो गए, वेशभूषा हो गए, इन सब के संदर्भ में अपन अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ ही आपके जैसे कि मध्य प्रदेश का खेलकूद परिदृश्य, यानी कि जो मध्य प्रदेश के खेलकूद की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में खेलकूद की देखा जाए, जैसे कि खेलकूद के संदर्भ में देखें कि मध्य प्रदेश भी जैसे हमारे भारत देश में आप देखें कि आपके खेल से संबंधित विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं खेलों से नियंत्रण के लिए या खेलों संबंधी गतिविधियों के देखरेख के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी सेम उसी तरह कुछ संस्थाएं हैं एवं कुछ विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि आपके विक्रम पुरस्कार हो गया, एकलव्य पुरस्कार हो गया, ये सब आपके पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनके संदर्भ में अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, संस्थाओं के साथ साथ आपके ये इनकी गतिविधियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन से ये नियामक गतिविधियां करती हैं। इसके उपरांत आप देखें कि मध्य प्रदेश के जो खेल कूद है, तो मध्य प्रदेश में खेल कूद से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, वरिष्ठ श्रेणी में कौन से दिए जाते हैं, कनिष्ठ श्रेणी में कौन से दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें खेल कूद में अपन यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करेंगे कि जो खेल
खेल कूद से संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि मध्य प्रदेश की या उन व्यक्तित्व का परिचय करेंगे कि अपन कौन कौन से व्यक्तित्व हैं मध्य प्रदेश में खेल कूद से संबंधित, और वो किस खेल से संबंधित रहे और उन्होंने कितनी बार आपके राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्टेडियम हो गए, इनके बारे में अपन देखेंगे कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है और कौन सी चीज किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके मध्य प्रदेश के खेलकूद के परिदृश्य में हो गए। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो खेलकूद हो गया, सांस्कृतिक हो गया, संगीत हो गया, ये सारी चीज सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत अपन देख लिए। इसके साथ साथ अगला जो टॉपिक आता है कि मध्य प्रदेश में जो आपके पुरातात्विक जो पुरातात्विक स्थान है, यानी कि जो आपके महत्वपूर्ण पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपका भरहुत स्तूप हो गया, खजुराहो के मंदिर हो गए, है ना, इन सब के सारे में आपकी जो पुरातात्विक विरासत है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद अपन यहाँ पे मध्य प्रदेश के पुरातात्विक विरासत का अध्ययन करने के उपरांत अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की विशेषता, यानी कि मध्य प्रदेश में किस किन चीजों में मध्य प्रदेश सर्वप्रथम है ना, ये सब सारी चीजें अपन मध्य प्रदेश में अध्ययन करेंगे। लगभग ये जो टॉपिक है मैंने आपको दो भागों में बताया। एक तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें अपन भौगोलिक मध्य प्रदेश में अध्ययन करेंगे। दूसरा आपका सांस्कृतिक मध्य प्रदेश, ये आपके सभी परीक्षा की दृष्टि से आपके सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जो भी टॉपिक होंगे मध्य प्रदेश के, मैं उनको आपके कवर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम या जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन, यहां से अपन आज मध्य प्रदेश का स्टार्ट करते हैं। आइए तो मध्य प्रदेश की गठन की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की गठन की बात करें तो इससे थोड़ा सा अपन कुछ पुराने या जो पीछे जाते हैं वहां पे देखिए कि जैसे आपका भारत कब स्वतंत्र हुआ, भारत को आज़ादी किस वर्ष मिली, यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था। आप लोग संविधान में ये सारी चीज़ें देख चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे, है ना। यदि आपने नहीं देखा तो निर्माण जीएस अकेडमी बीच में देख सकते हैं, उसमें इन सब सारी चीज़ों में विस्तृत चर्चा की गई है। तो अपन देखते हैं कि जो 1947 में भारत जब आजाद हुआ उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें बात की गई थी कि कोई भी जो देशी रियासत है उसको किसी को भी स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति नहीं है। सभी रियासतों को क्या करना था कि किसी न किसी आपके यानी भारत संघ में सम्मिलित होना था। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश, यानी कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, फिर उसके बाद जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उसके बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, तो अपन यहां से चर्चा करते हैं। तो देखिए जो अपना मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा मैप जो है मैप में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हालांकि जहां तक है मैं आपको व्यवस्थित मैप बना के समझाने का प्रयास करूंगा। ये अभी अपना जो मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा मैप की गलतियों को नजरअंदाज कीजिएगा, है ना। मैप में आप देखिए कि ये जो अभी हमारा मध्य प्रदेश है ये 1947 का मध्य प्रदेश नहीं है। ये मध्य प्रदेश जो है अभी ये मध्य प्रदेश के यदि आप नक्शे को देखें या मानचित्र में देखें तो ये मध्य प्रदेश 1947 में ऐसा मध्य प्रदेश नहीं था। ये मध्य प्रदेश कभी अभी का वर्तमान यानी कि 2020 में अभी भी मध्य प्रदेश की स्थिति। तो बात करते हैं 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो मध्य प्रदेश में जो पूरा वर्तमान ये जो पूरा प्रदेश है मध्य प्रदेश का, इसमें यदि बात करें तो वर्ष 1947 के समय में मध्य प्रदेश अपना लगभग 3 भागों में विभाजित था। ये जो 3 भाग थे तो इनमें से आप देखिए कि जो आपका एक था पहला भाग, इसमें आप देखिए कि पहला भाग जो था वो था कौन सा, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार क्षेत्र, यानी जिसको कहते थे सीपी एंड बरार क्षेत्र। दूसरा जो प्रदेश था वो क्या था आपका,
दूसरा जो प्रदेश था आपका वो कौन सा था, मध्य भारत, और तीसरा कौन सा था आपका, विंध्य प्रदेश। अब इसमें अपन बात करते हैं तीनों क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि पहले ऐसी भौगोलिक सीमाएं नहीं थी, लेकिन जो अभी वर्तमान मध्य प्रदेश है, इसका जो ये पूरा प्रदेश है, ये लगभग आपका कहाँ पे था, ये आपका जो प्रदेश था ये आपका सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार क्षेत्र में सम्मिलित था। ये आपका सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार क्षेत्र में सम्मिलित था। और दूसरा जो प्रदेश था, जो महत्वपूर्ण प्रदेश था, यहां पे आपका लगभग ये पूरा जो क्षेत्र है, लगभग ये जो पूरा क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत सम्मिलित था, मध्य भारत प्रांत के अंतर्गत गठित था। और जो तीसरा प्रदेश है, यहाँ का जो बचा हुआ पूरा प्रदेश है, ये किसके अंतर्गत था, ये आपके किसके अंतर्गत था, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत था। यहाँ पे और एक छोटा सा प्रदेश देखने को मिलता है, जिसको बाद में आपके पार्ट सी में यानी कि सम्मिलित किया गया। पार्ट सी के बारे में अपन आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। ये है भोपाल, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि जो मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक सीमाएं हैं, ये नहीं थी। ये क्या था, आपका पूरा मध्य प्रदेश लगभग 3 भागों में विभाजित था। एक था पार्ट ए, दूसरा था पार्ट बी, दूसरा था आपका मध्य भारत प्रांत, और तीसरा था विंध्य प्रदेश, जिसको अपन क्या कहते हैं, पार्ट सी के नाम से जाना जाता। यानी कि ये जो अभी नीचे आप देख रहे हैं, ये पूरी, ये अभी भौगोलिक सीमा नहीं थी। ये यहां तक का आधा, लगभग आपके 1/3 मध्य प्रदेश में सम्मिलित था, सीपी बरार क्षेत्र में। इधर का जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, ये किससे सम्मिलित था, यानी कि ये मध्य भारत प्रदेश में सम्मिलित था। और ये जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये किस में सम्मिलित था, आपका विंध्य प्रदेश में सम्मिलित था। और यहाँ पे एक जो भोपाल है, ये चौथा छोटा सा था, लेकिन बाद में इसको पार्ट सी में शामिल किया गया। ये कौन सा प्रदेश था, भोपाल प्रदेश था, ठीक है। तो बात करते हैं कि 1947 की जो ये स्थिति थी, तो जब 1947 में अधिनियम आया कि जो देशी रियासतें हैं वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे, किस प्रकार, किस भारतीय संघ में सम्मिलित है। तो यहां पे जो आपका ये पूरा पार्ट है, तो ये तीनों, ये मध्य प्रदेश की स्थिति थी। पार्ट ए आपको, जिसको सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। दूसरा आपका जो पार्ट बी था, ये कौन सा था, मध्य भारत प्रांत। और तीसरा आपका कौन सा था, विंध्य प्रदेश, और इसको किस नाम से जाना जाता था, पार्ट सी के नाम से। और इसी के अंतर्गत ही आपका कौन सा प्रदेश सम्मिलित था, यानी कि जो भोपाल का भूभाग था, ये सम्मिलित था, ठीक है। तो ये तो मध्य प्रदेश। यहां पे आप देखिए कि ये जो अपन का पूर्वी क्षेत्र है, अभी इस समय पे ये अपन बात कर रहे हैं, कब से कब की बात, 1947 से लेके। तो यहां पे अपने पास, यहां पे आपका जो कौन सा था, छत्तीसगढ़, यानी जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, ये भी आपका यहीं पे पूरे मध्य प्रदेश में आपके शामिल था, ठीक है। तो ये बात करते हैं। अब बात करते हैं यहीं पे आपके 1953 की बात करें, 1953 की बात करें तो 1953 में आया था राज्य पुनर्गठन आयोग। यहां पे आपकी कौन सा आयोग, यानी कि 1953 में जब फजल अली आयोग यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की गई या गठन किया गया, तो उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण आयोग के तहत, लेकिन गठन किसके तहत हुआ, 1956 मध्य प्रदेश यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। देखिए दोनों चीजों में अंतर है, एक तो है आयोग, दूसरा कौन सा है, अधिनियम। 1953 में आपका कौन सा आया, राज्य पुनर्गठन आयोग, और 1956 में आपके कौन सा आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब आया जब मध्य प्रदेश में, यानी कि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके तहत मध्य प्रदेश का यानी कि गठन किया जाना था। तो अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के, यानी कि जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों प्रदेश को मिला के मध्य प्रदेश का गठन किया जाना था। तो बात कर लेते हैं, तो गठन किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा यहां पे ब्रेक देते हुए अपन बात कर लेते हैं इनके संदर्भ में भी, कि जो आपका ये जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी प्रांत था, इनके संदर्भ में। तो बात करते हैं कि जब 1956 के पहले, यानी कि कब से कब तक, 1947 से लेके आपके कब तक, 56 तक, यहां पे जो आपका पार्ट ए प्रदेश था, इस पार्ट ए प्रदेश के बारे में अपन बात करें तो यहां पे पार्ट ए की प्रदेश की राजधानी कौन सी बनाई गई थी, यानी कि जो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत सम्मिलित यहां पे आपके नागपुर है, इसको क्या बनाई गई थी, राजधानी बनाई गई थी। साथ ही साथ यहां पे जो आपके महाकौशल क्षेत्र के व्यक्तित्व हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, कौन, पंडित रवि, नहीं आ रहा,
पंडित रविशंकर शुक्ल, इनको क्या बनाया गया था, महाकौशल क्षेत्र से, यानी कि पार्ट ए का मुख्यमंत्री। और इंजीनियर राघवेंद्र राघव एक व्यक्तित्व थे जिनको क्या नियुक्त किया गया था, पार्ट ए का राज्य प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो 22 अप्रैल 1948 को जो यहाँ पे यानी कि जो बड़ी रियासतें थी उनको मिला के लगभग 25 रियासतों को मिला के आपका किसका गठन किया गया, लगभग 25 रियासतों को मिला के आपके किसके, मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया। और जहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो आपके सिंधिया स्टेट यानी कि ग्वालियर वाला क्षेत्र और यहाँ पे आपका होलकर स्टेट यानी कि इंदौर वाला क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। तो अब इन दोनों में वर्चस्व की बात हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी सी राजधानी के संदर्भ में स्थिति अलग थी। स्थिति कैसे अलग थी कि इस क्षेत्र की जो राजधानी होती थी 6 माह ग्वालियर होती थी और 6 माह कहाँ होती थी, इंदौर में होती थी। साथ ही साथ जिस प्रकार आपके पार्ट ए में जो मुख्यमंत्री थे आपके किसको बनाया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल को, तो यहाँ पे जो बनाया गया कौन, लीलाधर जोशी जी को बनाया गया, आपके कौन, मुख्यमंत्री बनाया गया। कहां पे, आपके पार्ट बी वाली की मध्य भारत प्रांत में। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट सी। अब यहां क्या स्थिति रहे, तो यहां पे आप देखिए कि जो अभी वर्तमान का बघेलखंड और वर्तमान का बुंदेलखंड है, ये दोनों आपके किसके अंतर्गत सम्मिलित थे, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित थे। ठीक है, ये वर्तमान का बुंदेलखंड और वर्तमान का जो आपका ये पूर्वी क्षेत्र यानी जिसको अपन बाद में बात करेंगे, जैसे कि आपका सतना हो गया, रीवा हो गया, पन्ना हो, ये क्षेत्र किसके अंतर्गत, आपके विंध्य प्रदेश के अंतर्गत से बनाए गए थे। तो यहां पे देखिए कि यहां पे जो 1947-48 की बात करें, 1947-48 के दरमियान यहां पे क्या की गई, यहां की थोड़ी स्थिति क्या थी, अलग थी। मतलब यहां पे आप देखें कि जो बघेलखंड और बुंदेलखंड, तो इन दोनों क्षेत्रों में आपके लगभग 60 सदस्यीय क्या की गई, विधायिका निर्मित की गई। 60 सदस्यीय जो विधायिका निर्मित की गई, इस विधायिका में 2 व्यक्तित्व थे। दोनों व्यक्तित्वों का आप नाम याद रखिएगा। एक व्यक्ति थे पंडित कामता प्रसाद सक्सेना और दूसरे व्यक्ति थे आपके कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। ये दोनों व्यक्ति के नियंत्रण में आपके क्या हुआ, जो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह थे उनको कहां पे आपके इनके नियंत्रण यानी कि इनके प्रमुख में इनके प्रमुख में कहां पे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में विधायिका और आपके कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में आपके कहां पे बघेलखंड क्षेत्र में आपके क्या विधायिका स्थापित की गई। साथ ही साथ विंध्य प्रदेश के जो राज प्रमुख थे उनको बनाया गया क्या, यानी कि रीवा के राजा मार्तंड सिंह को आपको क्या बनाया गया, यहाँ पे आपके राज प्रमुख बनाया गया। कहाँ पे, आपके विंध्य प्रदेश का। ठीक है, लेकिन यहीं पे आप देखिए कि पहले तो शुरुआती समय में 47-48 के दरमियान जो थी ये स्थिति थी कि दोनों क्षेत्रों में, एक तो बुंदेलखंड में आपके पंडित कामता प्रसाद सक्सेना और आपके कहाँ पे आपके बघेलखंड वाले यानी कि जो आपका ये रीवा वाला क्षेत्र, यहाँ पे कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो विधायिका बनाई गई थी। बाद में लगभग 1952 के आसपास क्या किया गया कि इन विधायिका को एकीकृत करके आपके क्या करा दिया गया, यानी कि जो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया, किसको बनाया गया, पंडित शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। किसको बनाया गया, पंडित शंभुनाथ शुक्ल को क्या बना दिया गया, यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये तो स्थिति थी आपकी कब, 1956 तक की। ठीक है, एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये 1947 के बाद अपन सबसे पहला जो है आप मध्य प्रदेश 3 भाग में विभाजित था। कौन था, पार्ट ए। पार्ट ए के अंतर्गत आपका कौन सा, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार के नाम जाना जाता है, जिसमें आपके कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित थे, आपके जो विदर्भ हो गया, महाकौशल हो गया और आपका जो वर्तमान यानी कि जो छत्तीसगढ़ है, ये भी आपके किसके अंतर्गत सम्मिलित था, पार्टी के अंतर्गत सम्मिलित था। इसकी राजधानी कहाँ थी आपकी, राजधानी कहाँ थी आपकी, नागपुर थी इसकी राजधानी। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और यहाँ पे जो राज प्रमुख या जिसको आप गवर्नर भी कह सकते हो वो किसको बनाया गया था, इंजीनियर राघवेंद्र राघव को बनाया गया था। ठीक है, दूसरी अपन बात कर लेते हैं, ये जो दूसरा पार्ट है यानी कि पार्ट बी, जिसको मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता है, ये पार्ट बी में इसकी राजधानी क्या थी आपकी, इसकी राजधानी आपके 6 माह इंदौर और 6 माह कहाँ पे हुआ करती
करती थी, ग्वालियर में हुआ करती थी। और इसके जो प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि जो प्रमुख बनाया गया था, ये किसको बनाया गया था? लीलाधर जोशी को बनाया गया था। ये आपके पार्ट बी के संदर्भ में। तीसरा प्रांत जो था आपका पार्ट सी, जिसके अंतर्गत बघेलखंड, बुंदेलखंड और भोपाल प्रदेश सम्मिलित था। ये आपके कब 1947-48 में बनाया गया। और यहाँ पे जब आपके 1952-53 में आसपास शंभुनाथ शुक्ल को क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री। और हाँ, यहाँ की राजधानी क्या थी? आपकी रीवा थी राजधानी। ठीक है, ये आपका हुआ 1956 के पहले तक की स्थिति। तो अब बात करते हैं जब 1956 में अपना जो आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन जब किया जाना था 1956 के अधिनियम के तहत, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा यानी कि फजल अली आयोग, यानी कि जो आपके एक व्यक्तित्व थे फजल अली, इनके नेतृत्व में जो आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1956 में मध्य प्रदेश में कौन कौन से पार्ट ए, जिसमें आपके विदर्भ, महाकौशल और वर्तमान छत्तीसगढ़ सम्मिलित था। पार्ट बी, जिसके अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र की आपकी लगभग 25 रियासतें और जो ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसकी 38 रियासतों को मिला के आपके क्या किया गया? आपके मध्य प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन यहां पे याद रखिए कि ये पूरा प्रदेश नहीं मिलाएगा। इसके संदर्भ में आप याद रखिए कि इसमें से कुछ सीमाओं में, यानी कि जो कुछ क्षेत्रों के, यानी कि जो पार्ट ए के अंतर्गत कुछ सम्मिलित क्षेत्र थे, यानी कि जो हमारी दक्षिणी सीमा है, ये यहाँ पे आपके देखेंगे मानचित्र में, आप देखें कि यहाँ की जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा है वो किससे लगती है? महाराष्ट्र से लगती है। जिसमें से पार्ट ए में सम्मिलित कुछ प्रदेश किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र को दे दिए गए। इसी तरह पार्ट बी में भी सीमाओं के साथ, यानी कि यहाँ पे आप देखें कि जो पश्चिमी सीमा है, अधिकतम सीमा ये राजस्थान से लगती है। तो कुछ क्षेत्र, यानी कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र राजस्थान को और राजस्थान से कुछ क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में सम्मिलित किए गए। लेकिन तीसरा जो था आपका पार्ट सी, ये इसमें किसी भी तरह जो सम्मिलित क्षेत्र फेरबदल नहीं किया गया। पूरा पार्ट सी कहाँ पे आपके सम्मिलित किया गया? पूरा पार्ट सी आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है, यहां पे अब अपन देखते हैं कि ये जो क्षेत्रों के संदर्भ में जो फेरबदल, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो क्षेत्रों के संदर्भ में फेरबदल हुए थे वो कौन कौन से हुए थे, तो ये देखते हैं। फेरबदल के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फेरबदल हुए। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो पार्ट ए, यानी कि ये जो आपका सीपी एंड बरार, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र था, इसके अंतर्गत सम्मिलित जो आपके 8 जिले हैं, ये किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र को दे दिए गए। और शेष पूरा क्षेत्र आपके किस में मिलाया गया? मध्य प्रदेश में। तो इनमें से कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये जो हैं आपके जिले हैं बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा। ये आपके नागपुर, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा, ये 8 जिले आपको किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र को दे दिए गए। यहीं पे यानी कि जो आपके दक्षिणी क्षेत्र में आपके ये जो जिले थे, ये आपको किसको दिए गए? आपके
हाँ, ये 8 जिले आपको किसके दे दिए गए? महाराष्ट्र को दे दिए गए। यहाँ पे आप देखिए कि ये यहाँ पे आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपके मंदसौर, तो मंदसौर में आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आंशिक रूप से फेरबदल हुआ, यानी कि यहाँ पे जिस प्रकार आपके पार्ट ए में फेरबदल हुआ उस तरह से फेरबदल तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो मंदसौर की सीमा पे स्थित आपके सुनेल टप्पा, ये किसको दे दिया गया? ये सुनेल टप्पा आपके राजस्थान का सुनेल टप्पा आपके मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे एक राजस्थान की तहसील थी सिरोंज तहसील, ये आपके किसके? मध्य प्रदेश में सम्मिलित की गई, वो भी कहाँ पे? विदिशा जिले में आपके सम्मिलित की गई। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिरोंज तहसील विदिशा जिले में कैसे सम्मिलित की गई? तो विदिशा जिले के यहाँ पे आप देखिए कि ये कोई क्षेत्र अपन उठा के नहीं लाए हैं कि सिरोंज तहसील का पूरा क्षेत्र जेसीबी से निकाल के लाए। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पूरा क्षेत्र है सिरोंज, ये किसके जनजाति का? यानी कि मीणा जनजाति क्षेत्र था। तो इनको क्या किया गया? यहां से आपके विस्थापित करके विदिशा में एक अलग से जो नई तहसील बना के इनको यहां पे विस्थापित किया गया। कहां पे? आपके सिरोंज तहसील विदिशा में। ठीक है, तो सुनेल टप्पा राजस्थान को, और यहां से आपके सिरोंज तहसील आपके कहां पे? विदिशा में सम्मिलित की गई। ये पार्ट बी के आपके ये इतने फेरबदल थे। तीसरा जो आपका पार्ट सी था, इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं हुआ। पूरा पार्ट सी प्रदेश किसके अंतर्गत? मध्य प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और इस तरह आपके मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत ये जो आपका यहाँ पे आप अभी ये जो सीमा देख रहे हैं ये वर्तमान सीमा नहीं, उस समय पे अपने पास ये जो कौन सा जो वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य है ये भी सम्मिलित था। और जो नवीन गठित राज्य हुआ उसको ये अपना मध्य प्रदेश जो नवीन गठित राज्य 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, इसकी राजधानी आपकी क्या बनाई गई? भोपाल बनाई गई। और उस समय मध्य प्रदेश के गठन के समय इसमें कितने जिले सम्मिलित थे? आपके 43 जिले सम्मिलित थे। कितने जिले थे? यानी कि जब गठन के समय मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले। और जो आपके पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उनको नवीन गठित मध्य प्रदेश राज्य का भी मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? पंडित रविशंकर शुक्ल को। और यहाँ पे आपके जो गवर्नर हैं वो किसको बनाया गया? बी पट्टाभी सीतारमैया को क्या बनाया गया? आपके गवर्नर बनाया गया। ये हो गया मध्य प्रदेश का आपका गठन, यानी कि 1956 में आपके मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, तो आज अपन ने मध्य प्रदेश के गठन के बारे में चर्चा की। इसके उपरांत अब मैं आपसे अगले वीडियो में मध्य प्रदेश के जो नए जिले हैं वो किससे विभाजित होकर बने, कैसे कैसे जिलों का गठन हुआ, इस संदर्भ में इस जिलों के गठन के संदर्भ में आपके नया वीडियो लेके उपस्थित होगा। तो चलिए, तो धन्यवाद। और यदि हमारा ये जो सिलेबस है या जो आपका मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपका जो ये परिचय अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।